नमस्कार एंड वेलकम बैक टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, आप पता ही है ना, लेक्चर फॉलो कर रहे हो। ठीक है, इससे पहले भी लेक्चर हो चुके हैं, सभी देखने लाइन से। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट इज थर्ड पॉइंट इन द एग्रीकल्चर प्रोसेस इज एडिंग मैन्योर। मैन्योर दैट इज खाद एंड फर्टिलाइजर्स, इनको हिंदी में कहते हैं उर्वरक। अब मैं हिंदी वाले टर्म्स क्यों बता रहा हूँ आपको, बिकॉज हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ते पढ़ते कई बार ना इतना ज़्यादा टर्म्स के साथ फेमिलियर या कंफर्टेबल हो जाते हैं, वी डोंट नो द हिंदी वर्ड्स फॉर देम। तो आपको थोड़ा बेसिक चीज़ों का पता होना चाहिए। ठीक है? अब आप गाँव में जाएँगे, अगर किसी किसान से आपके घर में अपने भी खेत हैं, तो आप बोलोगे अच्छा मैन्योर डाल दिया, तो मैन्योर में भी सबको पता नहीं होगा। जो पुराने खेत हैं उन ठीक है, पुराने जो किसान हैं उनको पता नहीं होगा। मे बी जो नए हैं, मॉडर्न ज़माने के हैं, थोड़े ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उनको शायद वर्ड पता हो आसानी से। बट मोस्टली खाद वर्ड ही यूज़ किया था और आई थिंक करना भी चाहिए। तो कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, इनका आपको हिंदी में क्या अनुवाद है, ये पता होना भी ज़रूरी है। ठीक है? हमें अपनी रूट्स का नॉलेज होना, अपने कल्चर का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है? देखिए, द सब्सटेंस और द सब्सटेंसेस व्हिच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। ठीक है? देखिए, अब मोस्टली खाद आपने देखा होगा, खाद कहाँ से आती है गाँव में? खाद के लिए लोग मोस्टली जो जैसे घर में गाय भैंस पाली होती है तो उनका जो गोबर होता है वही सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है और वो सबसे ज़्यादा अच्छा भी है। आप देखोगे आजकल के इस टाइम पे शहरों में खाद भी अगर लेनी हो, जैसे मैं घर में कुछ इंडोर प्लांट्स रखे तो उसके लिए खाद चाहिए थी, तो खाद का मैंने पैकेट देखा है ऐसा, खाद भी काफ़ी महँगी आती है, खाद कोई सस्ती नहीं है। और वो भी खाद की क्वालिटी होती है कि कैसी खाद आपको चाहिए। अगर आपको केमिकल वाले चाहिए, तो आपको सस्ती मिल जाएगी, पर अगर आपको ऑर्गेनिक चाहिए, तो आपको महँगी मिलेगी। क्योंकि शहरों में कहाँ आपको गाय-भैंसे मिलेंगे, उनका गोबर मिलेगा। ठीक है? तो गाँव का जो पूरा एक इकोसिस्टम था, वो इसी के ऊपर बेस्ड है कि आपने गाय-भैंस अगर पाल रखी हैं, तो उनसे आपको दूध भी मिल रहा है, गोबर से आपकी खाद बन रही है, खाद से आपकी जो भी पूरा खेत है, वहाँ पर आपको बेनिफिट मिल रहा है। तो दिस इज़ एन एंटायर इकोसिस्टम जो उसपे सस्टेन कर रहा है और एक ऐसा सिस्टम इकोसिस्टम है, जो सेल्फ सस्टेनेबल है ना? आपको एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत नहीं है, आपको केमिकल्स की बाहर से लाने की ज़रूरत ही नहीं है। जो आपके घर में चीज़ें बन रही हैं, अब आपने खाना खाया है, कुछ भी चीज़ है, कुछ वेस्ट है, ठीक है? तो जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट है, आपने कुछ फ्रूट्स खाए, उनके छिलके हैं, सब कुछ है, उसको आप डंप करके उसकी भी खाद बना रहे हो, राइट? ये एक बड़ा अच्छा सिस्टम था, जहाँ पर आपकी एक्सटर्नल डिपेंडेंस आपकी बिल्कुल ज़ीरो थी। धीरे-धीरे जब इंडस्ट्रियलाइज़ेशन हुई, है ना? तो धीरे-धीरे पता लगा कि यार बहुत ज़्यादा हमें प्रोडक्शन को बढ़ाना है, बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करना है हमें चीज़ें। तो ज़्यादा प्रोडक्शन अगर आपको एक खेत से निकालनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको फिर एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स डालने पड़ेंगे। और दूसरी बात, क्योंकि हम बार-बार उसी खेत में, है ना? एक फसल हुई आपकी, फिर आपने अगले साइकिल में फिर से फसल लगा दी है। तो उस मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो तो लिमिटेड है। अब आप उसको कितना ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हो। बार-बार आप फसल लगाए जा रहे हो एक के बाद एक के बाद एक, तो मिट्टी को भी लगातार न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई करनी पड़ती है। अब नेचुरल तरीके से तो उतनी जल्दी न्यूट्रिएंट्स वापस नहीं आएँगे। तो आपको क्या करना पड़ता है? आपको केमिकल्स डालने पड़ते हैं, फर्टिलाइज़र्स डालने पड़ते हैं। ठीक है? जिससे कि मिट्टी की अल्टीमेटली क्वालिटी खराब हो रही है। तो इसके बारे में भी आगे हम अभी पढ़ने वाले हैं। पर इस चीज़ को भी ध्यान रखें कि हम धीरे-धीरे अपनी ग्रीड के लिए इतनी ज़्यादा इतनी भी ज़्यादा फसलों की ज़रूरत नहीं है। हमारी जो प्रोडक्शन है वो एक्चुअली सफिशिएंट है, दुनिया भर को सस्टेन करने के लिए। देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेस्टेज ऑफ फूड। बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, ठीक है? बहुत ज़्यादा सड़ जाता है, स्टोरेज अच्छे हमारे पास फैसिलिटीज़ कई जगहों पे नहीं होती हैं, सड़ जाता है बारिश में, ठीक है? आपने सुखाने के लिए रखा था, हल्की सी बारिश पड़ गई, गीला हो गया तो बहुत जल्दी उसमें फंगस लग जाएगी, खराब हो जाएगा। तो अगर हम उन चीज़ों को मैनेज कर लें तो हमें अपने खेतों पे उतना ज़्यादा लोड डालने की ज़रूरत नहीं है कि बार-बार आपको फसलें उगानी पड़ रही हैं, तो खेत अपनी जो मिट्टी है, ठीक है? वो वापस से अपने न्यूट्रिएंट लेवल पे नहीं पहुँच पा रही। गॉट इट? चलिए देखिए, सॉइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप। दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। यस, मिट्टी से ही आपको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं फसल को और इसकी ग्रोथ के लिए जरूरी है। इन सर्टन एरियाज, कुछ जगहों पे फार्मर्स ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड। बार बार एक के बाद एक के बाद एक क्रॉप आप लगातार लगाए जा रहे हैं। वही मैं आपको कह रहा था कि मिट्टी के ऊपर भी स्ट्रेस पड़ता है उसका। ठीक है, द फील्ड इज नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फैलो। इमेजिन व्हाट हैपेंस टू द न्यूट्रिएंट्स। अगर आप खेत को छोड़ोगे नहीं थोड़ी देर के लिए, कुछ समय के लिए खाली, कि उसमें कोई फसल ना उगाओ, क्योंकि वापस से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को वापस डेवलप होना है, उतने न्यूट्रिएंट्स को बिल्ड करना है उस मिट्टी में, तो वो अगर आप समय नहीं दोगे तो क्या होगा? आपको केमिकल्स डालने पड़ेंगे।
आप बोलोगे सर केमिकल्स डाल के भी तो चल तो रहा है काम, क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि वो जो आप केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हो, दे किल द माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। तो जो आपकी मिट्टी की फर्टिलिटी को बनाने वाला सिस्टम था, एक पूरा इकोसिस्टम था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है? वो क्या हो रहा है? अर्थवर्म्स का, वो मर जाएँगे केमिकल्स की प्रेज़ेंस में। अब वो मर जाएँगे तो अब आप धीरे-धीरे टोटली डिपेंडेंट हो गए केमिकल फर्टिलाइज़र के ऊपर। अब आपका काम उसी से चलेगा। अब वापस से अगर आपको मिट्टी को अगर आप छोड़ भी दो कुछ समय के लिए, तो मिट्टी उतनी जल्दी अपने न्यूट्रिएंट्स को रीगेन नहीं कर पाएगी, क्योंकि मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स खुद नहीं आते। वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं जो न्यूट्रिएंट्स को एब्ज़ॉर्ब करते हैं एयर से एंड ऑल, उसको कन्वर्ट करते हैं और मिट्टी में ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है? तो कंटीन्यूअस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स मेक्स द सॉइल पुअरर इन सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। Therefore, farmers have to add manure to the fields to replenish the soil with nutrients. तो खाद तक तो बात सही है, पर हम केमिकल फर्टिलाइजर्स को अगर कम यूज़ करें तो बेटर है। तो आजकल आपने देखा होगा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग और ऑर्गेनिक चीज़ों की डिमांड कितनी बढ़ गई है। ठीक है? मोस्टली आपने देखा होगा कि अगर एक सर्टेन आइटम अगर आप चीनी भी लेने जाओ, ऑर्गेनिक शुगर, वो बिल्कुल डबल रेट पे होगा। ठीक है? ऑर्गेनिक शक्कर, गुड़, बिल्कुल डबल रेट पे होगा। ऑर्गेनिक्स आपकी दालें हैं, नॉर्मल दाल आपका अगर एक्स रुपीज़ की है, तो ऑर्गेनिक आपकी 1.5 से कुछ ज़्यादा ही महँगी होगी। सोचो क्या टाइम आ गया, हमें पहले सब कुछ ऑर्गेनिक होता था, वही मिलता था, वही खाते थे, अच्छी चीज़ें खाते थे। धीरे-धीरे सबकी ज़्यादा प्रोडक्शन करनी इसके चक्कर में फर्टिलाइज़र्स कर दिया ग्रीड के लिए, ठीक है? कि ज़्यादा उपज होगी तो ज़्यादा बिकेगा, ज़्यादा पैसा आएगा, पर उससे क्या हुआ? क्वालिटी खराब हो गई। अब उन दालों की जो इतने केमिकल्स डाल के बनाई गई हैं, सब्जियाँ उगाई गई हैं, उनमें वो न्यूट्रिशन कंटेंट, न्यूट्रिशन वैल्यू तो नहीं होगी। तो नाउ वी आर अगेन गोइंग बैक टू द ऑर्गेनिक फार्मिंग, और वो अब वो करना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि वो इकोसिस्टम जो था माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स का, वो तो डिस्ट्रॉय कर दिया। अब वो ओवरनाइट तो डेवलप नहीं हो जाएगा। सालों लगेंगे, सालों तक का क्या आप वेट करोगे? इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग इतनी अब डिफ़िकल्ट हो गई है, और इसलिए उसकी प्राइसेज़ इतने ज़्यादा हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो आउटपुट है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है? तो सेम खेत जो है कम आउटपुट आपको देगा, अगर आप प्योरली ऑर्गेनिक कर रहे हो, खर्चा आपकी तरफ से भी ज़्यादा होगा, क्योंकि केमिकल सस्ते पड़ते हैं, पर ये जो एक्चुअल खाद है, या तो उसके लिए पर आप गायें रखें, भैंसें रखें, ठीक है? तो ये चीज़ समझना भी आपके लिए ज़रूरी है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट्स इन वीक प्लांट्स। अब देखिए ये वीक प्लांट है और ये आपका हेल्दी प्लांट है, आपको दिख रहा है, ठीक है, कि वीक प्लांट की ग्रोथ कितनी स्लो हो रही है, लीव्स का साइज छोटा है, जल्दी ग्रो नहीं करेगा हेल्दी प्लांट। तो हेल्दी प्लांट्स अगर आपको चाहिए तो आपको मैन्योर भी, खाद भी वैसे ही क्वांटिटी में और वैसी क्वालिटी की डालनी पड़ेगी। नेक्स्ट, अब देखो ये आपको डायग्राम दिखा रहा है, हेल्दी रूट्स एंड वीक रूट्स। Okay, this is not my diagram. I have sourced it from online, so I don't know the name of this website, but कुछ सोर्स था। ठीक है, तो हेल्दी रूट्स काफ़ी डीप तक जा रही हैं। डीप तक क्यों जा पा रही हैं? इसको देखो, यहाँ पर अगर आप देखोगे, ये जो मिट्टी का इतना सा स्ट्रेटा है, ये थोड़ा सा लूज है, इसका कलर डिफरेंट है। यहाँ पर ये मिट्टी का स्ट्रेटा ऊपर से एक बड़ा रफ सा लग रहा है, टफ सा, हार्ड सा लग रहा है। तो हार्ड में ये रूट ज़्यादा गहरी नहीं जा पाई, गहरी नहीं जाएंगी, जितना रूट स्ट्रांग होंगी उतना ही तो प्लांट भी आपका हेल्दी होगा। तो देखो ये वाला जो प्लांट है, इसका कलर थोड़ा सा डिफरेंस है, ये उतना अच्छा हेल्दी नहीं होगा, इसके जो फ्रूट्स लगेंगे वो भी उतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं होंगे, है ना? साइज़ में रिलेटिवली छोटे होंगे। तो रूट्स की ग्रोथ भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके लिए मिट्टी कितनी आपकी मुलायम है, कितनी सॉफ्ट है, कितनी अच्छी से आपने उसको टिलिंग कर रखी है, प्लोइंग कर रखी है, कितना मॉइस्चर उसमें कंटेंट है, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स कितने ज़्यादा हैं, वो सब कुछ मैटर करता है। नेक्स्ट, अब देखिए मैन्योर, व्हाट एक्ज़ैक्टली इज़ मैन्योर? खाद क्या है? आपको पता है खाद क्या है, पर फिर भी इसकी अगर डेफिनेशन देखें हम, तो मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल वेस्ट। ठीक है, गोबर है, एनिमल वेस्ट है। प्लांट्स जैसे आपने घर में कुछ खा रहे हैं, सब्जियां वगैरह कुछ बच जाती हैं, है ना, फ्रूट्स कुछ सड़ जाते हैं कई बार, तो वो आपने इकट्ठे करके उसकी भी कंपोस्ट करके उसको खाद बना दिया। तो ऑर्गेनिक वेस्ट है बेसिकली ये। तो ये प्लांट से भी आ सकता है और ये आपका एनिमल से भी आ सकता है। तो फार्मर्स डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन पिट्स। वो क्या करते हैं, गोबर लेके उसको, बड़ा सा गड्ढा होगा, डालते जाएंगे, और कोई ऑर्गेनिक वेस्ट है वहाँ डालते जाएंगे। तो बड़े से गड्ढे में, है ना, वहाँ पर डालते जाएंगे ताकि वहाँ पूरा ढेर लग जाए, और वो डिकम्पोज होते 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 वो प्रॉपर खाद अच्छी बन जाती है। तो दे डंप इट इन पिट्स इन ओपन प्लेसेस, ठीक है, एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज। द डिकम्पोजिशन इज कॉज बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। द डिकम्पोज मैटर इज यूज एज ऑर्गेनिक मैन्योर।
ठीक है ना? तो उसको डिकम्पोज़ होने देना भी ज़रूरी है। ये नहीं कि अभी गाय ने गोबर किया, अभी तुम उठा के उसको लेके खेत में और डाल दिया। नो, दैट इज़ अलाउड टू डिकम्पोज़, है ना? सूखेगा, डिकम्पोज़ होगा और भी चीज़ में आप उसमें मिक्स कर रहे हो, तो देन इट बिकम्स प्रॉपर क्वालिटी मैन्योर। नेक्स्ट इज़ फर्टिलाइज़र्स, उर्वरक। फर्टिलाइज़र्स आर केमिकल सब्सटेंसेस। तो मैन्योर क्या था? एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस था। फर्टिलाइज़र केमिकल है प्योरली, व्हिच आर रिच इन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब आपकी जो फसल है, उसको एग्ज़ैक्टली कौन-सा न्यूट्रिएंट ज़्यादा चाहिए, कौन-सा एलिमेंट ज़्यादा चाहिए? उसको नाइट्रोजन ज़्यादा चाहिए या उसको फ़ॉस्फ़ोरस ज़्यादा चाहिए या पोटेशियम ज़्यादा चाहिए, है ना? अब रिक्वायरमेंट होती है अलग-अलग फसल की, अलग-अलग मिट्टी की अलग-अलग क्वालिटी होगी। किसी मिट्टी में कोई कंपोनेंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा या ज़्यादा क्वालिटी में होगा, किसी में किस चीज़ की डेफ़िशिएंसी होगी। तो आपको अपनी मिट्टी का सॉइल का टेस्ट करवाना पड़ता है कि आपकी मिट्टी में क्या-क्या चीज़ें अच्छी हैं और क्या-क्या चीज़ों की कमी है। तो उसी के बेसिस पे फर्टिलाइज़र चूज़ किए जाते हैं कि कौन-सा फर्टिलाइज़र आपकी मिट्टी के लिए सूटेबल है और किस क्वांटिटी में आपको डालना है। और आप कौन-सी फसल उगा रहे हो, वो फसल कौन से न्यूट्रिएंट को अब्ज़ॉर्ब बहुत ज़्यादा करती है, तो वही न्यूट्रिएंट आपको बार-बार रिप्लेनिश करना पड़ेगा। ओके, तो हाउ आर दीज डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर? फर्टिलाइजर आपकी फैक्ट्रीज में बनते हैं, केमिकल्स हैं प्योरली। तो सम एग्जांपल्स ऑफ फर्टिलाइजर्स आर लाइक यूरिया है, अमोनियम सल्फेट है, सुपर फॉस्फेट है, पोटाश है, एनपीके। एनपीके मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम, तीनों है इसमें। ठीक है, डन। तो फर्टिलाइजर केमिकली केमिकल सब्सटेंसेस हैं और मैन्योर आपका ऑर्गेनिक है जो कि एनिमल और प्लांट वेस्ट से बन रहा है। नेक्स्ट, फर्टिलाइजर्स के बारे में थोड़ी और जानकारी देखिए। द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज हेल्प्ड फार्मर्स टू गेट बेटर ईल्ड्स ऑफ क्रॉप्स सच एज व्हीट, पैडी एंड मेज। तो बेटर ईल्ड का मतलब क्या है? कि आउटपुट आपको बहुत अच्छी मिली, बहुत अच्छी आपकी फसल हुई, ठीक है? तो आपको अच्छी बिकेगी, पैसा भी आपको अच्छा आएगा, तो बेनिफिट होगा आपको, फाइन। बट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर है मेड द सॉइल लेस फर्टाइल। इन द लॉन्ग रन इसके बहुत ज़्यादा नुकसान हैं। तो शॉर्ट टर्म गेन कभी भी, ठीक है, हमेशा शॉर्ट टर्म गेन नहीं चल सकता। शॉर्ट टर्म गेन के लॉन्ग टर्म डैमेजेस होंगे ही होंगे। तो वी ऑलवेज हैव टू थिंक कि जो भी हम कर रहे हैं वो शॉर्ट टर्म गेन के लिए कर रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म में उसके डैमेजेस आपको भुगतने पड़ेंगे। बट अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं, मेरे को शॉर्ट टर्म गेन नहीं चाहिए, आई वांट अ लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल एंड स्टेबल थिंग, आपको उसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। तो आपको इमीडिएटली गेन्स नहीं मिलेंगे, इमीडिएटली आपको बहुत ज़्यादा उसमें आउटपुट नहीं मिलेगी। तो फर्टिलाइजर्स हैव ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। ऐसा क्यों होता है? देखिए, फर्टिलाइजर्स बेसिकली केमिकल्स हैं। अब केमिकल्स हैं, आपकी मिट्टी है, मिट्टी के नीचे क्या है? जो बारिश का पानी होता है वो कहाँ जाता है? एब्जॉर्ब होके मिट्टी के अंदर चला जाता है ना? जो ग्राउंड वाटर लेवल है ना? नीचे आपका पानी स्टोर हो रहा है ग्राउंड में नीचे जाके। तो ये जो फर्टिलाइजर्स के केमिकल हैं, ये भी तो सीप होके अल्टीमेटली उस वाटर सोर्स में या उस वाटर लेवल में एंटर कर जाएंगे। तो वाटर आपका पॉल्यूट हो गया वहाँ पे, ठीक है? तो वाटर क्वालिटी आपकी डैमेज हो रही है। और बारिश के साथ क्या होता है, कभी खेतों में आपने बहुत फर्टिलाइज़र डाल रखा है, बारिश हुई, इस बगल में कोई छोटी-सी रिवर थी, ठीक है? या थोड़ा-सा तालाब था, कुछ भी है, वो पानी वहाँ चला गया, तो उस पानी में आपके वो केमिकल चले गए, तो उसकी एक्वेटिक लाइफ़ जो है वो डैमेज होगी उससे। तो देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, वी हैव टू सब्स्टिट्यूट फर्टिलाइजर्स विद ऑर्गेनिक मैन्योर और लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड इन बिटवीन द क्रॉप्स। कि एक फसल उगाई, उसको एक फसल के लिए उसको छोड़ दिया, गैप दिया उसको, ताकि सॉइल वापस से अपना रिप्लेनिश कर सके अपने न्यूट्रिएंट्स को। द यूज ऑफ मैन्योर improves सॉइल टेक्सचर एज वेल एज इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। इट रिप्लेनिशेस द सॉइल विद ऑल द न्यूट्रिएंट। इसलिए मैन्योर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये मैन्योर गोबर से मिलती है सबसे ज़्यादा आपको ईजिली, ठीक है? तो दैट इज़ वाई द ओल्ड वेज ऑफ लाइफ, ठीक है? गाँव का जो तरीका था, जो लाइफ का हमारा हमारा जो एक्चुअल तरीका था, है ना? भारतीय सभ्यता का, हमारे कल्चर का, दैट वाज़ द राइट वन, वही सही था। आज अब देखो बहुत सारी कंट्रीज़ ने केमिकल फर्टिलाइज़र्स के थ्रू, है ना, बहुत सारी मशीनरीज़ के थ्रू बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे एग्रीकल्चर को एक्सपैंड तो कर दिया है। बट आर दे सस्टेनेबल फॉर लाइफ, फॉर डेकेड्स? नहीं। उसके ड्रॉबैक्स हैं, डेफ़िनिटली येस, उसके ड्रॉबैक्स हैं, बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है? तो वो लॉन्ग टर्म में डैमेजेस होते हैं, इसलिए हमारा सिस्टम, हम जितना उसके बारे में जानेंगे उतना बेटर है। ठीक है? इससे पहले कि हम वो बेवकूफ़ियाँ करें जो दुनिया कर रही है और वो पछता रहे हैं, हम पहले ही संभल जाएँ तो अच्छा है। नेक्स्ट इज़ क्रॉप रोटेशन। देखिए, क्रॉप रोटेशन क्या होता है? अब जैसे एक तरह की क्रॉप है, वो एक तरह के न्यूट्रिएंट्स को ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब करेगी मिट्टी से। तो अगर आप बार-बार उसी क्रॉप को लगाते रहेंगे, तो वो न्यूट्रिएंट आपकी मिट्टी में बहुत कम हो जाएगा। उससे बेटर क्या है? अगली बार दूसरी क्रॉप लगाई जाए, जो दूसरे न्यूट्रिएंट्स को ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब कर रही है, और तो कि पहला न्यूट्रिएंट जो था वो धीरे-धीरे वापस से
रिप्लेनिश हो पाएगा। ठीक है, तो जब आप बदल बदल के फसल उगाते हैं तो सॉइल पे बहुत ज़्यादा लोड नहीं आता न्यूट्रिएंट्स की टर्म में कि एक ही न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होती चली जा रही है, ऐसा नहीं होगा। तो अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स इज थ्रू क्रॉप रोटेशन। दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटली। अर्लियर फार्मर्स इन नॉर्दर्न इंडिया यूज्ड टू ग्रो legumes दालें एज fodder in one season and wheat in the next season। ठीक है, मतलब नॉट लेग्यूम्स मतलब सिर्फ दालें नहीं होगी, लेग्यूम्स में आपकी काफ़ी बड़ी फैमिली आ गई तो उसको एज अ फॉडर मतलब एज अ चारा। अब गाय को खिलाने के लिए चारा भी तो चाहिए ना। तो एक सीजन में ठीक है वो ऐसी फसल उगाते थे जो ऐसे चारा यूज़ हो जाए, मतलब गाय भैंसे को खिलाने के लिए यूज़ हो जाएगा वो, ठीक है, उनका फॉडर। और अगले में फिर आप गेहूँ उगाएंगे। तो दिस हेल्प इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल विद नाइट्रोजन। फार्मर्स आर बीइंग एनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस। वापस से बॉस उसी पे आना पड़ेगा आपको, ठीक है, तभी लॉन्ग टर्म सस्टेन कर पाएंगे। नेक्स्ट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो आपको मैं कह रहा था ना कि न्यूट्रिएंट्स कैसे आते हैं सॉइल में। अब आप नाइट्रोजन चाहते हैं, अब आप बोलोगे सर एयर में ऑलमोस्ट 80% मतलब 78% तो नाइट्रोजन है, इतनी ज़्यादा नाइट्रोजन है, हमें नाइट्रोजन के लिए फिर भी केमिकल्स यूज़ करने पड़ रहे हैं। हाँ, एयर में नाइट्रोजन तो है, बट आपको पता है आपकी बॉडी में नाइट्रोजन है कैसे? जो हम एयर ले रहे हैं क्या उससे नाइट्रोजन जा रही है बॉडी में? नहीं। एयर में प्रेजेंट जो नाइट्रोजन है N2, उसमें N ट्रिपल बॉन्ड N है। इट्स अ वेरी स्टेबल बॉन्ड, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो एयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन को हम डायरेक्टली डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, मतलब हमारी बॉडी में ये नहीं जा पाएगी, ठीक है, एब्जॉर्ब नहीं होगी। हमें कहाँ से लेना पड़ता है नाइट्रोजन? प्लांट्स के थ्रू, मतलब फूड के थ्रू हमारे के अंदर नाइट्रोजन जाती है। नाइट्रोजन क्या काम आती है? प्रोटीन्स, अमीनो एसिड, ये सब कुछ क्या है? नाइट्रोजन कंपोनेंट्स है इसमें। नाइट्रोजन इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो नाइट्रोजन हमें मिल रही है फूड के थ्रू, प्लांट्स के थ्रू। तो उनको नाइट्रोजन कहाँ से मिल रही है? क्योंकि नाइट्रोजन तो एयर में है, मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन कहाँ से होगी? ठीक है, देखिए तो प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा होगा राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में। ये बैक्टीरिया क्या करता है? ये नाइट्रोजन को फिक्स करता है रूट्स में। ओके, तो दीज बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन द नोड्यूल्स ऑफ रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। जो फलीदार पौधे होते हैं ना, उनकी रूट्स में ये बैक्टीरिया मतलब डेवलप होते हैं, ठीक है, एंड वहाँ पे पनपते हैं एंड दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो देखिए जो नोड्यूल्स बोल रहा है ना, ये नोड्यूल्स इस तरह की छोटी छोटी सी गोल गोल से आपके देख रहे हैं ना, ये दानेदार से स्ट्रक्चर्स हैं, दीज आर नोड्यूल्स। तो यहाँ पर आपकी जो ये बैक्टीरिया है, राइजोबियम बैक्टीरिया, ये आपके यहाँ डेवलप होते हैं और ये एयर से नाइट्रोजन लेके है ना उसको अल्टीमेटली अमोनिया में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो सॉइल के अंदर जो नाइट्रोजन आ रही है, फिक्स की जा रही है एयर से लेके, दैट इज डन बाय दिस बैक्टीरिया। ओके, लेट मी सी इफ आई कैन शो यू वीडियो ऑफ दिस। तो अभी डायरेक्टली तो वीडियो नहीं मिला मुझे, बट आप इसके बारे में सर्च करेंगे तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ मिलेगा। ठीक है, तो ये रूट्स हैं, थोड़ा जूम करके इसको देखा गया है। तो नॉड्यूल समझ आ गए, ये जो छोटे छोटे गोल गोल से स्ट्रक्चर दे आर नॉड्यूल्स, इसके अंदर आपके राइजोबियम बैक्टीरिया रहते हैं, डेवलप होते हैं। ठीक है, और ये मोस्टली लेग्यूमिनस प्लांट्स जो फलीदार पौधे हैं, ठीक है, मटर हो गया, दालें होगी, ठीक है, इनकी रूट्स में ये मोस्टली मिलते हैं। ठीक है, तो दालों में प्रोटीन कहाँ से आता है? प्रोटीन में क्या है? नाइट्रोजन कंपोनेंट है। सोचो इसके बारे में थोड़ा सा। ठीक है, नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मेन्योर। अब ये आई थिंक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, जो क्वेश्चन में आपको मतलब पेपर में आपको पूछा जा सकता है कि डिफरेंस बताइए सारे पॉइंट्स। तो एक एक करके सारे पॉइंट्स कवर करते हैं। देखिए, फर्टिलाइजर इज एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट। सॉल्ट है नहीं, अमोनियम फॉस्फेट, सल्फेट, इस तरह की चीज़ें, ये सारे सॉल्ट ही तो हैं। ठीक है, सेकंड, it is prepared in factories. Third, it does not provide any humus to the soil. Fourth, fertilizers are very rich in plant nutrient like nitrogen rich हो सकते हैं, phosphorus and potassium. Manure की बात करें, ये एक organic substance है, natural substance है, obtained by decomposition of cattle dung, human waste and plant residue. मतलब animal and plant waste को डिकम्पोज करने पे खाद आपको मिलती है, मेन्योर आपको मिलता है। सेकंड, इट कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स। फैक्ट्री में आपको जाने की जरूरत नहीं है, फील्ड में ही अपने खेतों में आप इसको बना सकते हो, बड़े से गड्ढे में ओपन जगह पे डंप करते जाओ सारे वेस्ट को, और वो धीरे धीरे डिकम्पोज होकर खाद बन जाएगी। मैन्योर प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल एंड मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, सिर्फ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम नहीं है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो रिलेटिवली लेस रिच है, पर ओवरऑल जो क्वालिटी ऑफ सॉइल है उसको काफ़ी ज़्यादा ये इंप्रूव करता है। ठीक है, आई थिंक नाउ यू कैन सी द एंटायर स्लाइड। ठीक है, पॉज करके आप इसको नोट भी कर सकते हैं, और एक बार नोट डाउन नहीं करना है, वो तो आपकी बुक में लिखा ही है, जस्ट एक बार दोनों
पॉइंट्स को, फर्टिलाइजर एंड मेन्योर को अच्छे से पढ़ लो ध्यान से पूरा का पूरा, एंड माइंड में बिठा लो। ये पॉइंट्स आएंगे आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, एडवांटेजेस ऑफ मेन्योर। अब ऑब्वियसली खाद फर्टिलाइजर से बेटर है, क्यों? इट एनहांसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, ताकि अगर बारिशें हो तो सॉइल ज़्यादा मॉइस्चर रिटेन कर पाए। ये तो पता लगा बारिश तो हुई पर पानी सारा अंदर चला गया, मिट्टी में नीचे चला गया या बह गया, ठीक है, सॉइल ने रिटेन नहीं किया, तो बारिश होने के बावजूद भी आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा, बहुत जल्दी मिट्टी वो सूख जाएगी। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी अच्छी होनी ज़रूरी है। सेकेंड, इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिकम ईजी। एयर भी आराम से मिक्स हो पाएगी, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए भी बेटर है, ठीक है। थर्ड, इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। हाथ में तो डेवलप होंगे, फर्टिलाइजर की प्रेजेंस में दिल डाई। इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, ठीक है, उसके टेक्सचर को भी वो इम्प्रूव करता है, ओवरऑल साउंड सॉइल की क्वालिटी को वो इम्प्रूव करता है, ठीक है। हाउ फर्टिलाइजर्स कॉल सॉइल पोल्यूशन, ये मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है। दिस इज व्हाट आई वांट यू टू नो। पहला पॉइंट, सम ऑफ द वेज इन विच दे हार्म द सॉइल फर्टिलिटी आर दे अल्टर द सॉइल केमिस्ट्री एंड मेक द सॉइल एसिडिक और अल्कलाइन विच एडवर्सली अफेक्ट्स द सॉइल। क्योंकि जो आपके फर्टिलाइजर देयर अल्टीमेटली क्या है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, वो केमिकल्स हैं, तो ये या तो आपकी मिट्टी को एसिडिक कर देंगे, उसका नेचर ज़्यादा, या अल्कलाइन बेसिक कर देंगे, जिससे कि सॉइल की जो केमिस्ट्री है, एक बैलेंस है, वो बिगड़ जाएगा। वो बिगड़ जाएगा तो सॉइल की क्वालिटी खराब होगी। दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, एक्सेसिव यूज लीड्स टू सॉइल पोल्यूशन। केमिकल्स आपकी मिट्टी में हैं तो ऑब्वियस बात है, मिट्टी में पोल्यूशन तो आपका आ ही गया, वहाँ से वो पानी में भी चले जाते हैं कई बार, बह के या अंदर सीप कर जाते हैं ग्राउंड लेवल पे, ठीक है। तो दे ऑल्सो कॉज वाटर पोल्यूशन एंड दे डिस्ट्रॉय द लाइफ प्रेजेंट इन सॉइल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फर्टिलाइजर्स आर नॉट गुड। देखिए जैसे ये वाला डायग्राम यहाँ पे है, दिस हेयर इज नॉन कंटेमिनेटेड सॉइल एंड हेयर इज अ पॉल्यूटेड सॉइल। डिफरेंस क्या होगा देखो, नॉन कंटेमिनेटेड सॉइल में आप देख रहे हो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना, इंसेक्ट्स चल रहे हैं। ये इंसेक्ट्स क्या करते हैं, ये जो भी लिटर है, पत्ते गिर रहे हैं, उसको डिकम्पोज करते हैं जल्दी से जल्दी, उसको इकट्ठा नहीं होने देते, साथ साथ उसको डिकम्पोज करते जाते हैं, ओके। या कोई एनिमल वेस्ट है उसको भी डिकम्पोज करते जाएंगे साथ के साथ, तो दैट इज गुड फॉर द नेचर, फॉर द सॉइल। यहाँ देखो, यहाँ पे रूट्स आपकी काफ़ी डीप जा रही हैं, ठीक है। जबकि ये जो पॉल्यूटेड सॉइल है, इसमें आपका क्या हो रहा है, इसमें आपके उस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म या छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स हैं वो नहीं ग्रो कर रहे, नहीं ग्रो कर रहे, तो ये जो लीटर है ये इकट्ठा होता जाएगा, जो कचरा है, पत्ते गिर रहे हैं पर वो जल्दी से डिकम्पोज नहीं हो रहे, तो इकट्ठा होता जाएगा, तो दैट विल एडवर्सली अफेक्ट द प्लांट लाइफ, ठीक है। इसकी रूट्स भी ज़्यादा अच्छे से डेवलप नहीं हो रही है, क्योंकि अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है। ये देखिए, ये आपके क्या है, अर्थवॉर्म्स हैं, ये अर्थवॉर्म मिट्टी को लूज रखते हैं, तो रूट्स ज़्यादा नीचे तक पेनिट्रेट कर पाती हैं, यहाँ पर अर्थवॉर्म नहीं है, तो रूट ज़्यादा नीचे तक पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी, सॉइल थोड़ी सी ज़्यादा टाइट होगी, ओके। तो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स। ये तो मैंने आई थिंक यूनाइटेड नेशन का कोई रिसर्च पेपर था, वहाँ से ये डायग्राम निकाला था। तो फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स आर अमंग द मैनी कॉमन स्टॉर्म वाटर पॉल्यूटेंट्स दैट कैन डिग्रेड वाटर क्वालिटी। मैं आपको है ना कि वाटर क्वालिटी भी ये अफेक्ट करते हैं। दो फर्टिलाइजर्स कंटेन केमिकल दैट आर गुड फॉर द लॉन्स एंड द प्लांट्स व्हेन यूज प्रॉपरली। थोड़ा थोड़ा यूज करो जहां जितनी जरूरत है, एक्सेसिव अमाउंट अगर आप कहीं पर भी यूज करेंगे इट विल जस्ट पॉल्यूट। तो फर्टिलाइजर्स आर मेड अप ऑफ न्यूट्रिएंट्स like nitrogen, phosphorus, potash. When it rains, the nutrients are carried by storm water into the nearest stream. आसपास की जो भी पानी का जो भी स्ट्रीम होगा, है ना, बारिश होगी, तूफान आएगा तो उसमें सारा वो फर्टिलाइजर चला जाएगा पानी के साथ। तो टू मेनी न्यूट्रिएंट्स इन वाटर कैन कॉज एल्गी टू ग्रो। अल्टीमेटली है तो वो न्यूट्रिएंट्स एक लेवल पे, केमिकल्स यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स तो हैं, तो पानी में क्या हो जाएगा, पानी में एल्गी ज़्यादा ग्रो कर जाएगी, जिसकी वजह से वो क्या करेगी, वो पानी में जो प्रेजेंट है ऑक्सीजन लेना स्टार्ट कर देगी। तो पानी में आपको पता है कि ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है। पानी में जो मछलियाँ हैं या जो भी एक्वेटिक लाइफ है वो क्यों सर्वाइव करती है? क्योंकि पानी के अंदर ऑक्सीजन होती है। पर पानी पानी के अंदर अगर बहुत सारे प्लांट्स डेवलप हो जाए ना, एल्गी डेवलप हो जाए, तो प्लांट को भी ऑक्सीजन चाहिए। तो पानी का काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीजन वो खा लेते हैं, कंज़्यूम कर लेते हैं, जिससे कि पानी का ऑक्सीजन लेवल या परसेंटेज कम हो जाती है, तो मछलियाँ धीरे-धीरे मरना स्टार्ट हो जाएँगी, एक्वेटिक लाइफ मरना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है? दैट इज़ ऑल्सो वन फैक्टर। इसके बारे में आप 12th क्लास में भी पढ़ते हैं अलग से, बट आई थिंक अभी भी पढ़ लोगे तो भी बुरा नहीं है। तो इसीलिए पानी के अंदर जो प्लांट्स हैं दे आर नॉट गुड फॉर द क्वालिटी ऑफ द वाटर। एक्वेटिक लाइफ के लिए वो खराब है।
चलिए नेक्स्ट पॉइंट इरिगेशन, इसको करते हैं हम कंटिन्यू विद इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो लेट मी नो आपको कैसा लगा, कमेंट्स में शेयर करना है ज़रूर, क्योंकि सिर्फ आपके लिए लेक्चर बनाए जा रहे हैं। एंड चलिए मुस्कुराइए एंड हैव अ ग्रेट डे।